दोस्तों नमस्कार। अब होली के बीते करीब एक हफ्ता या उससे अधिक मेरे ख्याल से हो रहा है, लेकिन जहाँ तक मेरी पुरानी याददाश्त कहती है कि गुजिया पापड़ और दूसरी चीज़ें जो भी होली से रिलेटेड हैं वो 15-20 रोज़ तक तो मैं खाता ही था। इस बार 1-2 दिन में ही सब कुछ निपट गया। और सबसे मज़े की बात क्या है, जहाँ जहाँ मैं अगल बगल गया वहाँ पर भी कुछ पूछ किसी चीज़ की हुई नहीं, न लोगों ने हमसे पूछा। तो ये आलम है महंगाई का। मेरे ख्याल से ये महंगाई का असर है, और कुछ जो आजकल चौड़ीकरण इत्यादि की चिंताएं हैं, शायद उसका भी असर थोड़ा थोड़ा जान पड़ता है। खैर छोड़िए ये सब, अब बात करते हैं आज की मुख्य खबर से। तो आज फिर से सौभाग्य प्राप्त हुआ, जी हाँ, भारत के मुख्य न्यायाधीश साहब जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब को CBI के किसी एक प्रतिष्ठित लेक्चर से संबंधित उनके व्याख्यान को सुनने में, एक मैंने छोटा सा अंश जो इंग्लिश में था सुना और जो समझने की कोशिश की, तो वो कहीं ना कहीं CBI जैसी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को चुनिंदा केसेस जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो वहाँ फोकस्ड अप्रोच के लिए प्रेरित कर रहे थे। और जो उनका मेन जो बिंदु है भ्रष्टाचार और इकोनॉमिक ऑफेंस खासकर उसके लिए, और इस बाबत वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ वो आउटकम में भी देख रहे थे, भाई इतने केसेस हैं तो आउटकम बहुत कम क्यों उतने आते हैं, क्योंकि आप फोकस्ड अप्रोच में रहते नहीं है। फिर उन्होंने 3 शायद डॉक्टर कोहली मेमोरियल लेक्चर, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन वो 3 बिंदु शायद कि क्राइम का डिटेक्शन, फिर इन्वेस्टिगेशन, और फिर कैसे एविडेंस कलेक्ट कर क्रिमिनल को कोर्ट के सामने 3 स्टेज में बात इस तरह की कुछ हो रही थी। तो इन सब विषय में शायद टेक्नोलॉजी के ऊपर उनका खास जोर था कि आज की दौर की जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे जो क्राइम करने वाला है वो आइसोलेटेड व्यक्ति, आर्टिस्ट शब्द उन्होंने शायद यूज किया, वो नहीं हो सकता है, या जो भी वो चीज़ें यूज कर रहा हो कंप्यूटर से रिलेटेड वो आसानी से पकड़ में ना आए, और उसका इफ़ेक्ट बहुत दूरगामी हो सकता है जिसको शायद एक दो लॉज के दायरे में ना हो और इफ़ेक्ट बहुत वाइड स्प्रेड हो और आपको बहुत देर पता करे। ऐसे कुछ इस तरह की बातें थी। कई जगह मैं गलत तो हो सकता हूँ। तो ये जो दूरदर्शिता है और जो फोकस्ड अप्रोच की बात है, ये और भी चीज़ों का कुछ संकेत देती है। मैं थोड़ा सा इस पे और आगे थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मसलन अभी माननीय चीफ जस्टिस साहब की बेंच के जरिए ही जो एक ऐतिहासिक फैसला जो आया, शायद वो तो मैं कह रहा हूँ कि सदी का सबसे ऐतिहासिक फैसला है। अगर वो डेमोक्रेसी की बात करें तो वो था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। तो उस बॉन्ड्स में अब तो डाटा सार्वजनिक हो गए हैं, बॉन्ड नंबर्स भी हैं, और किसने ख़रीदा, किसने कब ख़रीदा, किस पार्टी ने लिया, ऐसे बहुत तरह की चीज़ें हैं, जनरल नंबर इत्यादि। SBI ने अब सब कुछ दे दिया है, एक तरह से रॉ डाटा दे दिया है। तो और जो फैसले के पीछे जो अंदेशा था वो किकबैक, क्विड प्रो क्वो इत्यादि का था, और जो फैसले में डाटा पूरी तरह से उजागर हुए वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से इस आशंका को कि ऐसा कुछ गलत हुआ तो नहीं है, तो इसलिए डाटा उजागर हुए। नहीं तो बहुत आसान तरीका चीफ जस्टिस साहब इलेक्टोरल बॉन्ड जजमेंट्स या उनकी बेंच दे सकती थी कि ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह ओपेक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और जनता को जो जानने का हक है कि कहाँ से पैसा आया और किन के लिए पॉलिसी बन रही है। तो ये जो पूरा चीज़ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। केवल इतने पे ही चीज़ें वो रोक सकते थे अपने फैसले में, लेकिन जब उन्होंने पूरे के पूरे पास्ट डाटा ओपन करने की बात कह दी और ओपन करवा भी दिया, और बहुत ही फोकस्ड अप्रोच के साथ उन्होंने बहुत बहाने SBI ने, मैं तो देख रहा था, तो
सब कुछ भैया दिखता रहता है। अब कितनी भी बहुत बड़े बड़े वकीलों और कुछ भी आर्गूमेंट्स दें और कुछ भी समझने में वो सब बताएं, अब तो सब लाइव प्रोसीडिंग में दिखता रहता है। खैर छोड़िए उन पे चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं एक तरह से रिट्रोस्पेक्टिव डाटा के सेंस में गए। वो पिनलाइज उसको नहीं कि आप पार्टिसिपेट किए, भाई उस समय तो कानून था, लेकिन क्विड प्रो क्यो है अगर, तो कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए, वरना इन डाटा को रिट्रोस्पेक्टिवली ओपन करने का कोई मतलब होता नहीं। और इस डेटा की एनालिसिस के विषय में भी, चूँकि एक शायद बहस के दौरान ही चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जो हमने फैसला दिया है वो राष्ट्र की संपत्ति है और राष्ट्र के लोगों को पूरा हक है उस पर डिबेट, उस पर रिसर्च इत्यादि करने का। तो इस संबंध में अब जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वास्तव में इसको एनालाइज करने का जो हक है, अगर राष्ट्र की बात हो रही तो जी हाँ, वो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को। और इसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को आज फिर से माननीय चीफ जस्टिस साहब ने जो सलाह दी है, इन्हीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को जो ये डाटा उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिले हैं, तो इन डाटा को कम से कम इलेक्ट्रॉनिकली इनके चीज़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, डाटा माइनिंग के ज़रिए, डाटा एनालिटिक्स के ज़रिए और अपने क्या बोलते हैं नए नए एक्सपर्ट्स के ज़रिए। क्या इस तरह की क्विड प्रो क्यो जैसी चीज़ें क्या सामने आ रही हैं? तो ये वास्तव में, और अगर इस तरह की चीज़ें के क्या लिंक या तार, क्या ये नेशनल सिक्योरिटी और भ्रष्टाचार से रिलेटेड और इसके परिणाम बहुत दूरगामी भी पड़ रहे हैं या हो सकते हैं, या बहुत बड़ा एक नेक्सस हो सकता है हर चीज़ों का जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड और इसके इलेक्ट्रॉनिक डाटा की या प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के मतलब आज का अगर मैं व्याख्यान सुनूं तो एक तरह से सुओ मोटो इनको एनालाइज करना चाहिए। जी हाँ, तो खैर जहाँ टेक्नोलॉजी का सही प्रयोग होना चाहिए, दुर्भाग्यवश वहाँ एजेंसीज और सब कुछ सामने है, तो दूध का दूध पानी। उसके बजाय मैं देखता हूँ कि जहाँ टेक्नोलॉजी का बिल्कुल नहीं प्रयोग होना चाहिए, जी हाँ, वहाँ टेक्नोलॉजी का प्रयोग सबसे अधिक हो रहा है। मतलब डेमोक्रेसी के सबसे बेसिक पे, जी हाँ, वोट देने पे, वोट काउंटिंग पे, दैट इज ईवीएम का प्रयोग। मैं ईवीएम पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, खासकर इस एपिसोड में, जबकि टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है। पर मुझे ईवीएम से दो क्वेश्चन है। क्या इस देश में, मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या इस देश में या पूरे विश्व में कोई एक ऐसा आदमी मुझे ये बता सकता है कि अब मैंने जिस भी ईवीएम में बटन अगर दबाया है, मान लीजिए किसी पार्टी के सिंबल में, मान लीजिए बीजेपी के कमल के सामने मैंने बटन दबा दिया और वहाँ कमल का बत्ती भी सामने, बत्ती भी जल गई और बत्ती भी जल गई और कैमरे के सामने वहाँ वीवीपैट की स्क्रीन सामने वो कमल का वो जो पेपर है वो भी रोल होता दिख गया, लेकिन पर्ची तो हाथ में मिलती नहीं। तो मुझे केवल कोई ये बता दे कि ये सब चीज़ें क्या दिखाता है। वास्तव में कमल के सामने मैं बत्ती दबा रहा हूँ तो ये मेरी चाहत दिखाता है कि मैं वास्तव में बीजेपी को वोट देना चाहता हूँ। उसके सामने बत्ती जल गई तो ये भी ये एहसास कराता है कि आपने जो बटन दबाया है वो बीजेपी के लिए दबाया है, ये एहसास कराता है। और इसी तरह जो रोल घूमता है आंखों के सामने वो एहसास कराता है, संतुष्ट करने की कोशिश करता है कि भाई ये आपका वोट जो है कमल के लिए गया है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि जो वोट या ये सब चीज़ें एक तरह से केवल यही बताती है वास्तव में आपकी चाहत, कि आप वास्तव में किसको वोट देना चाहते हैं। दैट इज, वो तो मुझे पता ही यार, मैं कमल को वोट देना चाहता हूँ, तो उसमें वो नया क्या बता रही है मशीन। मुझे तो ये जानने का पता होना चाहिए कि मैं जिसको वोट देना चाहता हूँ क्या वास्तव में वह वोट उसी पार्टी के मद में, मान लीजिए कि बीजेपी के मद में वहाँ रजिस्टर हुआ है कि नहीं मशीन में, वो कैसे पता लगेगा। मतलब मशीन की मेमोरी में वो वोट रजिस्टर हुआ है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा बताइए।
पता लगेगा ये, क्योंकि जब आप मशीन से काउंटिंग करते हैं जब रिजल्ट के समय, तो एक एक वोट तो निकलता नहीं है आपका, एक एक वोट, वो तो सीधा टोटल बताता है। 4 पार्टीज है, मान लीजिए 1000 वोट है, तो 1000 का ब्रेकअप, वोट का ब्रेकअप 2500 2500 2500 2500 हो सकता है, 500 250 250 जीरो भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है ना। तो ब्रेकअप वास्तव में टोटल काउंट बताता है। आपका वोट किस जगह रजिस्टर हुआ है ये तो सिर्फ मशीन को पता होता है, और मशीन जिसने डिज़ाइन की होती है वास्तव में उसी को पता होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, मॉक पोल होता है। ठीक भाई, 50 तक मॉक पोल कर लीजिए। अब सर्किट पता लगा 10,000 वोटों के बाद कुछ अलग तरह के बिहेव करने लगे अंदर इलेक्ट्रॉनिकली सोर्स कोड में, तो कैसे होगा? 10,000 तक तो कभी नहीं होगा मॉक पोल। और उसके बाद पता लगा 1 लाख, उसके बाद मान लीजिए 50,000 तो एक ईवीएम में वोट आते नहीं है, मतलब एक आंकड़ा दे रहा हूँ कि एक ईवीएम मान लीजिए 800 वोट है या कुछ भी वोट है, तो मान लीजिए 100 के आगे वो दूसरी तरह से बिहेव करने लगे, और 700 के काउंटिंग के पहले कुछ और तरह से बिहेव करने लगे, इलेक्ट्रॉनिक फिर से नॉर्मल करने लगे। तो कहने का मतलब मशीन में ये सबसे बड़ा दिक्कत है। मैं मशीन पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं मशीन पे बस यही जानना चाहता हूँ। मेरा बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है कि जो मैंने वोट दिया है, ये सारी चीज़ें जो दिखाती है कि रोल हो रही है पर्ची और बत्ती इत्यादि दिख रहा है, ये सब केवल यही बताता है कि वास्तव में वोटर किसको वोट देना चाहता है। ये बिल्कुल ये नहीं बताता है कि वास्तव में जो वोटर ने वोट दिया जिसको देना चाहता है वो वास्तव में मशीन में उसी पार्टी के खाते में दर्ज हुआ है कि नहीं। ये तभी बताया जा सकता है जब वास्तव में जो दर्ज हुआ वोट एक एक करके काउंटिंग के समय खुल के सामने आए, खूबहू उसी फॉर्म में आए जिस फॉर्म में मैंने वोट दिया है। और ये जब तक कोई वोट जिस फॉर्म में मैंने वोट दिया है उसी फॉर्म में हूबहू खुल के सामने नहीं आएगा, तब तक हम किसी कहे नहीं, तब तक ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि मेरा वोट उस रजिस्टर में गया है, ये साबित हो ही नहीं सकता है। और तब तक जब तक कोई दिया गया वोट अगर उसी फॉर्म में वापस रीजनरेट ना हो तो आप उसकी काउंटिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो वास्तव में ईवीएम से वोटिंग की काउंटिंग नहीं होती, ईवीएम से टोटल काउंट होता है। और वो टोटल काउंट जो होता है वो आप किसको वोट दे रहे हैं इससे कहीं अधिक किसने वोट बनाई, मशीन बनाया है, इस पे भी तो डिपेंड हो सकता है। अभी मोदी जी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बिल गेट्स साहब से कर रहे थे, तो जब टेक्नोलॉजी इतने हाई स्तर पे है और सब कुछ छोटी छोटी चिप में क्या नहीं कुछ हो सकता है, तो इन संभावनाओं के विषय में सोचना चाहिए। खैर सारी हाईजैक सारी सिस्टम को हटा दीजिए। सबसे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो उठता है कि मैंने जो वोट दिया है, मैं वास्तव में वो वोट उस पार्टी को गया है कि नहीं, ये मुझे पता होना चाहिए। और वास्तव में वो वोट काउंटिंग के समय उसी फॉर्म में रीजनरेट हो और उसकी काउंटिंग हो। ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का डेमोक्रेटिक क्वेश्चन है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन के कारण जी हाँ, विकसित देशों में जिसकी टेक्नोलॉजी कहीं आगे है वहाँ पे ईवीएम का प्रयोग नहीं होता है। जी हाँ, मैं जर्मनी का एग्जांपल कह रहा हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन को एड्रेस करने की ज़रूरत है, बाकी मशीन वशीन सब भूल जाइए कि वास्तव में मैं किसको वोट जो दे रहा हूँ वोट उसको पहुँचा है, और वो जो वोट है फिर से रीजनरेट हो, मैं उसको एजेंटों के माध्यम हम सभी देखें और उन सब की काउंटिंग हो। ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो होता है इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। खैर पायलट के भी अपने दोष हैं इत्यादि हैं, तभी ईवीएम के तरह और इतना बड़ा देश है वो सब भी है। तो इस लिहाज से कम फ़िलहाल अभी की स्टेज में कम से कम वीवीपैट की पर्ची वोटर के हाथ में हो और वोटर उसको फोल्ड करके डिब्बे में डाल दें, और कम से कम पूरी एक एक पर्ची गिन ली जाए तो कम से कम कुछ थोड़ा सा राहत हो जाएगी। थोड़ा क्या, बहुत राहत हो जाएगी। लेकिन खैर इसमें भी कई पेज एक पुराने वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की थी। चलिए इस यहाँ से भी हटते हैं। अब थोड़ा आप सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ। जी हाँ, संजय सिंह जी जो आम आदमी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, उनको बेल हो गई। जी हाँ, तो आज बेल हो गई, बड़ा आश्चर्यजनक
रहा, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो दिखती ही हैं कि ये केस जो है लिक्वर वाला केस बहुत दिनों से, और आम आदमी पार्टी के नेता बहुत दिनों से जेल में हैं। एक से मनीष सिसोदिया जी हैं और सत्येंद्र जैन जी और ये भी। और कहीं ना कहीं हम ये भी जानते हैं कि जब एक ही तरह के केसेस होते हैं तो अमूमन ये गाइडलाइंस है या रूल्स भी हैं, रूल बुक में है जुडिशरी कि वो लगभग एक ही बेंच में जाती है, तो जिसकी हेड जस्टिस संजीव खन्ना साहब के अंतर्गत ही होती है, नेती है। तो सारे मामले जाते हैं। तो पिछले ही मनीष सिसोदिया साहब के उसमें भी जस्टिस साहब खन्ना साहब ने पूछा था कि वेयर इज़ द मनी ट्रेल, ये क्वेश्चन उभरा था। और आज भी क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन शायद उभरा, वेयर इज़ द मनी ट्रेल, पैसा कहाँ है, जबकि अभी यहाँ 6 ही महीने हुए हैं। तो मैं तो यहाँ पे कंसेशन की बात से कहीं अधिक थोड़ा सा, तो मैं जब इतनी राहत मिल गई आज तो थोड़ा सा और सोचने लगा था, थोड़ा और राहत के विषय में, कि कंसेशन की बात क्या, सीधे 45 के में ही क्या बोलते हैं जिरा हो जानी चाहिए थी। सेक्शन 45 के अंदर ही जो PMLA एक्ट के तहत ही बेल की जिरा हो जानी चाहिए थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो पूरा केस है और कहीं ना कहीं मनी ट्रेल, वेयर इज़ द मनी ट्रेल, पैसा कहाँ है, ये प्रश्न कहीं ना कहीं सब जगह सभी जो एक्यूज्ड हैं उनमें ये तैर रहा है। और जहाँ कुछ रिलेटेड एक दूसरा मनी ट्रेल दिख रहा है, उस विषय में तो कोई सोच ही नहीं रहा है कि जो अप्रूवर है, जो बेल हो जाती है और वो पैसा दे रहे हैं दूसरी पार्टी को, और फिर बेल होने के बाद फिर गवाह बन जाते हैं। तो वो दूसरा ट्रेल है, मान लीजिए डायरेक्टली पॉलिसीज़ नहीं, लेकिन उधर क्या चल रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरी भी चाहते कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जहाँ तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पक्ष की बात मैं कहूँ, हवाला या इलेक्शन में खर्च हुआ पैसा जल्दी मिलता नहीं है। दुनिया जानती है, आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शंस की लिमिट चुनाव आयोग कुछ रखता है और उसके कई गुना ज़्यादा, बाप रे बाप, एक वोट्स पर कितना पैसा खर्च होता है, इसकी रिपोर्ट हर इलेक्शन बाद छपती है और हर एक इलेक्शन के बाद 5-10 गुना की बढ़ोतरी ऐसा कुछ दिखता है। तो इलेक्शन में खर्च हुआ पैसा जो बहुत कम, रेयरली बहुत कम मात्रा में पकड़ा भी जाता है। और चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जब एक जर्नलिस्ट साहब ने पूछ भी लिया कि सर कुछ केसेस पकड़े हुए तो आगे उन पर क्या कार्रवाई इत्यादि हुई, तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर मिलता नहीं है। तो इलेक्शंस में अंधाधुंध पैसा खर्च होता है, बहुत लिमिट्स के बाद भी, बहुत चुनाव आयोग के विशेष एफर्ट्स के बावजूद भी, और तिनका ही मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है भी नहीं। और इतना ज़्यादा पैसा जो खर्च होता है तो कहीं ना कहीं से आता ही है। लेकिन ये केस जो है, ये तो इस पूरी थ्योरी को दुर्भाग्यपूर्ण केवल आम आदमी पार्टी पे ही अप्लाई हो रहा है, बाकी सभी पार्टियों को भी तो अपने गिरबान में देखना चाहिए ना, कि नहीं चाहिए। और मैंने बताया ना कि इलेक्शन में खर्च हुआ पैसा, तो जब इलेक्शन के समय बहुत नाम मात्र का पकड़ा जाता है, खर्चा कई गुना होता है, तो इतने इस खर्चे को जल्दी पकड़ना, इस हवाला ट्रांजैक्शन को, इलेक्शन में खर्च हुए पैसे को, बहुत टेढ़ी खीर होती है। तो इसलिए इस विषय में मुझे ईडी से बड़ी सिंपैथी दिखती है। लेकिन जनरल पर्सपेक्टिव में तो इलेक्शन में सभी खर्चा कर रहे हैं, खूब लिमिट से ज़्यादा कहीं ना कहीं का तो काला धन आता ही है ना, खर्च हो रहा है, तो सभी पे तो कहीं ना कहीं ईडी की नज़र होनी चाहिए। खैर जो भी हो, कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट के जरिए हमेशा आस जगती है और हमेशा न्याय की उम्मीदें दिखती हैं, और न्याय का पालन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई कितना बड़ा आदमी भी हो, छोटा आदमी कंटेम्प्ट अगर करता है, कुछ करता है तो तुरंत सज़ा होती है। तो आज बड़े आदमी को भी यही बात स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। जी हाँ, आपने समझ गए होंगे। और अंत में मैं तो और जज साहब को जी हाँ याद करना चाहूँगा, जस्टिस गवई को, जस्टिस और नागरत्ना जी को, कि नोटबंदी में मैंने खुद बहुत हार्डशिप मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है और ख़ुद भी झेला है। मेरी खुद कोल्ड ड्रिंक इत्यादि, चिप्स, पिज़्ज़ा, बर्गर की दुकान थी, लेकिन जब पैसा शॉर्टेज हो गया तो जो ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर ग्रुप्स का पूरा बिजनेस ही बेकार हो गया, आज तक उभर नहीं पाया। दुकान तो कहाँ चली गई, ऐसे बहुत सा पैसे का वो हुआ। तो नोटबंदी से हासिल क्या हुआ, ठीक है पॉलिसी मैटर था,
ये कचोटता है और इसके एग्जैक्ट उद्देश्य जो भी बताए गए अलग अलग समय पे, लेकिन वास्तव में अर्थव्यवस्था पे बहुत उस पर हार्डशिप्स आई। और जस्टिस नागरत्ना जी ने जब इसको एक्सप्रेस करती हैं, बहुत ब्रेव वो मैं उनको देखता हूँ। और ख़ासकर बिल्किस बानो वाले केस में, बिल्किस बानो जी वाले केस में जो उनका फिर से जो जजमेंट आया और फिर से वापस उन्होंने आरोपियों को, मतलब जो मुजरिमों को वापस भेज दिया, वो आर्डर वो भी मैं याद करता हूँ। तो वही जस्टिस गवई साहब ने अभी हाल के ही दिनों में शायद किसी को भी वो क्या बोलते हैं, अपने ही मतलब सिस्टम को क्वेश्चन उठाते हुए देखा है कि क्या हो गया है, क्या ऐसे ही फैसले आते हैं। जी हाँ, आप इशारा समझ रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने जो अभी 2-3 दिन पहले कही कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है उनको रिव्यू पावर सुप्रीम कोर्ट को देता है, और जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को भी अगर वो अल्ट्रा वायरस जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशन करने की क्षमता उनको ये पावर्स है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का एपिसोड मैं ख़त्म करता हूँ। मैं हूँ मनीष जायसवाल, मेरा घर आर कन्या चौराहे, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद, प्रयागराज से है। अपनी आइडेंटिटी बढ़ाना इसलिए कभी कभी जरूरी समझता हूँ क्योंकि नेट पे क्या बोलते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, सब कुछ बना रहा हूँ, तो किसी को कोई जानकारी हो, कोई को लगे कि यार कुछ गलत बोल रहे हैं, या किसी चीज़ को, किसी ऑफिसर को कुछ भी, तो यार ये आदमी कौन है, तो ये सब पूरी मैं चीज़ें वीडियो पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। पर्सनल तौर पे मेरा जिन भी मैं न्यूज़ में बात करता हूँ सबको अगर, तो मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं क्या बोलते हैं जितनी बड़ी बड़ी का करता हूँ, आम आदमी मैं उतनी छोटी छोटी गलतियाँ भी मैं करता रहता हूँ। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। सत्य हिंदी में मेरा प्री प्रोग्राम जनादेश चर्चा पे अमरीश कुमार जी को सुनते रहिए, राजन तिवारी जी और सुशील शुक्ल जी के साथ और अनिल सिन्हा जी के साथ, और यहाँ पे क्या बोलते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी और रवीश कुमार जी को जरूर सुनिए। अभिसार शर्मा जी की, जी हाँ, ये तिकड़ी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।